गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन रिपब्लिक टीवी इंग्लिश। और नमस्कार दोस्तों जो हमें इस वक्त रिपब्लिक भारत पर देख रहे हैं। ये बहुत स्पेशल साइमलकास्ट है। दिस इज़ अ साइमलकास्ट। ये जो साइमलकास्ट है हमारे हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत में सारे दर्शक देश भर में और दुनिया भर में देख रहे हैं। तो आप सबको नमस्कार। और फॉर आवर व्यूअर्स इन इंग्लिश, this is a simulcast that is going across to all our Republic TV English viewers, especially all our viewers in 35 countries across the world. And we are delighted to have with us today the Home Minister of India, the Union Home Minister. हमारे साथ इस साइमलकास्ट में जुड़े हैं भारत के गृह मंत्री, जो गृह मंत्री हैं, और उससे भी ज़्यादा आज के सिचुएशन में जो NDMA है, नोडल डिवीज़न है गृह मंत्रालय की, इसलिए जो कोविड के खिलाफ जो कोविड क्राइसिस को हैंडल करने की पूरी जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 2 महीने से, उसका भी एक तरह से नियंत्रण भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। पहले तो अमित शाह जी आपको नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। और हमारे सारे दर्शक आज बहुत उत्सुक हैं कि जिन जिन विषयों पर बहुत दिनों से आपको टीवी पर देखा भी नहीं है, इंटरव्यू करने का मौका भी नहीं मिला, बहुत व्यस्त रहे हैं, इसलिए आज सुबह से जब से हमने लोगों को कहा और ट्वीट कर दी कि अमित शाह रिपब्लिक पर आएंगे, तो बहुत सारा फीडबैक नॉनस्टॉप सुबह से आ रहा है कि ये सवाल पूछिए, वो सवाल पूछिए। तो हम कोशिश करेंगे जितने सवाल हम करें अपनी ओर से आज। तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। जी अमित शाह जी, कल 1 साल पूरा हुआ NDA 2 का। इस 1 साल को आप कैसे देखते हैं? इस 1 साल में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगता है, क्या रही, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? देखिए, जहां तक उपलब्धियों का बात है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये 1 साल को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। मोदी 1 और मोदी 2 दोनों को मिलाकर देखना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब गत टर्म के अंदर काम करना शुरू किए तो भारत को महान बनाने के लिए एक कार्य योजना के आधार पर उन्होंने काम करा, और उसमें उन्होंने पहले 5 साल में इसकी नींव डालने का, एक मजबूत और ठोस नींव डालने का काम किया। इसके आधार पर अब एक बुलंद इमारत खड़ी होने जा रही है। तो आइसोलेशन में 1 साल का काम देखना ठीक नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है अर्णव जी। जहां तक 2014 से 19 का सवाल है, सबसे पहली नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धि, भाजपा सरकार की उपलब्धि ये रही कि हमने देश के 60 करोड़ गरीब, जिनको कभी भी याद नहीं किया गया था, उनके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास किया। और हमने इसमें शॉर्टकट नहीं लिया। एक आदमी के, एक व्यक्ति के, एक नागरिक के, एक महिला के जीवन के अंदर जब जीवन स्तर उठता है तो उसका हौसला भी बढ़ता है, उसका दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलता है, उसको जीवन को देखने का नजरिया बदलता है। इसलिए सबसे पहला काम हमने किया 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को बदलना। इस देश में 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, पूरे परिवार में बैंक अकाउंट नहीं था। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने 31 करोड़ बैंक अकाउंट खोलकर उनको देश के अर्थतंत्र का हिस्सा बनने का गौरव दिया, और उनका जो फायदा था डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से उन तक पहुंचे, कोई बिचौलिया नहीं रहा, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी की। इसी प्रकार से 50 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं थी, कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी, वो अपनी किस्मत के भरोसे, ईश्वर के भरोसे जी रहे थे। नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक का फायदा पहुंचाया, और मुझे कहते हुए आनंद है कि बहुत कम समय के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी अपना ऑपरेशन कराकर अपने जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ जीकर देश के विकास के अंदर योगदान कर रहे हैं। घर के अंदर चूल्हा जलता है, धुआं बढ़ता है, पूरे घर की स्वास्थ्य खराब होता था, हमने 8 करोड़ गैस के कनेक्शन गरीब से गरीब लोगों को ढूंढकर उज्ज्वला योजना के तहत दिए, और आज वो घर धुआं मुक्त हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत
2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को बिजली के कनेक्शन दिए। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बनाए, ढेर सारे कम्युनिटी शौचालय बनाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर ही देने का काम किया। एक प्रकार से घर में बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की व्यवस्था, गैस का कनेक्शन, घर में बिजली, घर में शौचालय और घर, इस प्रकार से इनके जीवन स्तर को ऊपर लाकर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना काम कर एक गरीबों के लिए करने के साथ ही भारत के गौरव को भी फर्स्ट टर्म के अंदर मोदी 1 में नरेंद्र मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने दुनिया के अंदर प्रस्तापित करने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और 1 रैंक 1 पेंशन ने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का काम किया। जीएसटी जैसा बड़ा कर सुधार देश के अंदर सभी लोग मानते, सभी अर्थ जगत के पंडित मानते थे कि ये संभव ही नहीं है, उसको हमने संभव कर कर दिखाया। निग्लेक्टेड किसानों को, जिनके प्रति कभी देखा नहीं गया था, अपनी लागत से 1.5 गुना एमएसपी देकर हमने किसान को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा फैसला किया। और सवर्ण युवा जो अपने आप को कभी भी ऐसा नहीं मानता था कि मेरी भी कोई चिंता कर रहा है, उसको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। एक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से भी ढेर सारे फैसले हुए। अर्थतंत्र को मजबूत किया, डिसिप्लिन के दायरे में लाए, गरीबों के जीवन को उन्नत बनाया, उनके जीवन स्तर को बढ़ाया और देश की सुरक्षा को भी हमने सुनिश्चित किया और भारत को विश्व के फलक पर ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया कि चाहे कोई भी इश्यू हो, परंतु जब तक भारत के प्रधानमंत्री का व्यू नहीं आता है, वो इश्यू पर चर्चा, बहस कंक्लूड नहीं होती थी, समाप्त नहीं होती थी। तो एक प्रकार से 2014 से 19 में हमने इसको एक नींव डालने का काम किया और 19 शुरू होते ही सबसे पहला काम नरेंद्र मोदी सरकार ने यह किया कि एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया। घर दिया, शौचालय दिया, गैस दिया, स्वास्थ्य सेवाएं दी, बैंक अकाउंट दिया, मगर स्वच्छ पीने का पानी छूट गया था। ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल जीवन मिशन से 25 करोड़ व्यक्तियों को शुद्ध पीने का पानी घर के अंदर पाइपलाइन द्वारा पहुंचाने की एक बहुत ही बड़ी महत्वाकांक्षी योजना लेकर मोदी जी आए और गरीबों के आत्मविश्वास को फिर से एक बार बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से डिफेंस के क्षेत्र में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो विचार था, जो जरूरियात थी, इसको कई बार सोचा गया मगर पूरी नहीं हुई थी, हमने उसको पूरा किया। और आरसेप, कई लोग मानते थे कि आरसेप होते ही देश के अर्थतंत्र को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नुकसान होगा, देश का किसान भी बर्बाद होगा और व्यवसायियों के हित की, एमएसएमई की भी बहुत बड़ी नुकसानी होगी। दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए हमने आरसेप को नकारा और हमारे देश के उद्यमी को, हमारे देश के किसानों को और हमारे देश के मजदूरों के लिए एक ठोस कदम उठाया। एक बहुत बड़ा फैसला लिया, 9 करोड़ 50 लाख किसानों को खाता के बैंक के अकाउंट के अंदर लगभग अब तक एक साल में 72,000 करोड़ रुपया भेजने का काम किया है। एक किसान के ऋण माफी की बात करने वालों को मैं बताना चाहता हूं कि 10 साल में यूपीए ने एक बार किसान का ऋण माफ करा था 60,000 करोड़। 10 साल में 60,000 करोड़। हमने एक वर्ष के अंदर 9 करोड़ 50 लाख किसानों के बैंक अकाउंट में 72,000 करोड़ रुपया डाला है और ऋण माफी सिर्फ 3 करोड़ किसानों की हुई थी। तो एक सबको मदद करने वाली योजना लेकर किसानों के लिए नरेंद्र भाई आए। किसान, खेत मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित व्यापारी, ये सब के लिए 60 साल की आयु के बाद एक 3,000 रुपये की नियमित मासिक पेंशन मिले, इस प्रकार की भी सेविंग स्कीम लेकर आए। व्यापारी बोर्ड का गठन, व्यापारी कल्याण बोर्ड के निर्माण का फैसला दिया गया। 6 नए एम्स बने, रिकॉर्ड 75 नए मेडिकल कॉलेज बने, 5,000 अतिरिक्त एमबीबीएस की सीटें हमने बनाई और डॉक्टरों का जो अनुपात है, पर लाख डॉक्टर का अनुपात है, इसको सुधारने का काम किया। और आदिवासी बच्चों के लिए 450 से ज्यादा नए
एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूलों के निर्माण का संकल्प भी लिया गया। इस प्रकार से ढेर सारे ऐतिहासिक फैसले हमने सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर लिए और कई सारे फैसले देश की एकता और अखंडता के लिए भी लिए गए। जैसे सालों से देश का जन जन चाहता था कि कश्मीर इस देश का अभिन्न अंग बने, 370 और 35 से होने नहीं देते थे। एक ही झटके में 5 अगस्त को मोदी जी ने 370 और 35 को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाने का एक बहुत बड़ा फैसला लिया। नागरिकता संशोधन कानून, सीए, उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों और बाकी सारी माइनॉरिटी जो आज पड़ोस के देश में रहती हैं उनको नागरिकता देने का बहुत बड़ा फैसला हुआ। मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के अभिशाप से मुक्ति देने का काम किया और देश का सबसे पुराना मुकदमा समाप्त कर श्री राम मंदिर निर्माण के मार्ग का रास्ता प्रशस्त कर ट्रस्ट का भी गठन किया। गुरु नानक देव के 550वीं जयंती के वर्ष पर करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाकर लाखों हिंदू और सिख यात्रियों को गुरु नानक देव को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करने के लिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए करतारपुर जाने का हमने एक बहुत बड़ा करा। और अंत में जब कोरोना आया तो इसकी लड़ाई भी मजबूती से लड़ी गई। बाद में जब आप सवाल पूछेंगे तब मैं डिटेल बताऊंगा, मगर आज दुनिया की सापेक्ष में हम सबसे अच्छी लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया आज मोदी जी के नेतृत्व की और भारत की प्रशंसा कर रही है। अमित शाह जी, ये तो ज़रूर आपने जो बातें कही उस पर हमने भी चर्चा की थी और हमने कहा था कि जिस तरह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और सोशल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप लोगों ने 6 साल में किए, उससे शायद कोरोना को हैंडल करने में और कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम हो गया। अगर जनधन योजना, आयुष्मान या उज्ज्वला नहीं होते तो शायद आज भारत की परिस्थिति और होती। मगर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी एनडीए में आपके मंत्रालय का एक नोडल डिवीजन है, सारे जितने एक्शन हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से हुए हैं। अब जब हम लॉकडाउन 4 से अनलॉक 1, जैसे लॉकडाउन 4 खत्म हुआ तो अनलॉक 1 शुरू हुआ, क्या यह अनलॉक सिर्फ बोलने वाली बात है कि असलियत में हम अनलॉक करेंगे? आप बैलेंस कैसे करेंगे? क्योंकि लोगों के मन में डर है कहीं ऐसा ना हो जाए जिस चीज का कोई टीका भी नहीं हो, अगर सेकेंड वेव आ जाए, क्या हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या हम हैंडल कर पाएंगे? इकोनॉमी को खोलने की तो बहुत ज़रूरत है, मगर हमारी ये बड़ी चुनौती रहेगी कि क्या हमारी स्वास्थ्य की इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हैंडल कर पाएगी अगर कोरोना का प्रकोप बढ़ जाए तो? देखिए अर्णव जी, सिर्फ इसमें इकोनॉमी को गति देने का ये तो है ही एक पर्पस, मगर इसका इतना सीमित उद्देश्य नहीं है। कब टीका आएगा, कब दवाई आएगी, इसका कोई डेट तिथि निश्चित नहीं है, अनिश्चितता है। कब तक सब लोग अपने घर के अंदर बंद रहेंगे, ये भी एक सवाल है। जो लॉकडाउन किया गया वो लॉकडाउन पर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन के कारण और अब तक कोरोना को लड़ने की भाजपा सरकार की, मोदी जी की जो रणनीति रही है वो सफल रही है। मैं थोड़े आंकड़े आपको जरूर बताना चाहता हूं, हो सकता है मेरा जवाब थोड़ा लंबा हो जाए, परंतु प्रति 1 लाख की आबादी से विश्व की औसत एवरेज, पूरे विश्व की एवरेज 77.6 लोगों को कोरोना हुआ है। अमेरिका में 542 लोगों को 1 लाख में हुआ है। जर्मनी में 217 लोगों को हुआ है। ब्राजील में 195 हुआ है और भारत में सिर्फ 12.6 लोगों को कोरोना हुआ है। यह बताता है कि अब तक की लड़ाई हमारी सफल रही है। देश में रिकवरी दर भी 25 मार्च को जो 7.10% था उससे बढ़कर 42.7% हुआ है। ये बताता है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को हमने चुस्त दुरुस्त किया है और सफलता भी मिली है। मृत्यु का दर भारत का 2.8% है, विश्व का 6.15% है। मृत्यु का दर प्रति लाख जनसंख्या भारत में 0.3 है, विश्व की औसत एवरेज 4.7 है, अमेरिका 31.6 है, जर्मनी 10.2 है और ब्राजील 12.1 है। इसका मतलब अब तक हमारी जो
कोरोना की लड़ाई रही है वो सफल रही है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, ये सफलता कतई न मिलती अगर देश की 130 करोड़ की जनता और देश की सारी राज्य सरकारें मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न लड़ती। मोदी जी ने शुरुआत से इसको विजुलाइज कर इसको जनता की लड़ाई बनाया। सबसे पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद में घंटी और थाली बजाकर कोरोना के प्रति सजगता लाने का काम किया। उसके बाद में एक दिया जलाने का कार्यक्रम किया। तीनों सेनाओं ने कोरोना वॉरियर का सम्मान किया और पूरे देश को कोरोना की लड़ाई के सामने एकजुट करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अर्णव जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये देश में कोई पहली बार महामारी नहीं आई है, कुदरती आपदा पहली बार नहीं आई है, मगर अब तक सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। इस बार सरकार भी लड़ी, हमारे प्रधानमंत्री जी भी लड़े और इसके साथ साथ 130 करोड़ की जनता भी लड़ी। इसके कारण ये सफलता मिली है। 2 मिनट मुझे दे दीजिए अर्णव जी। पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन बनकर एक कोरोना की लड़ाई के सामने लड़ा। इसी का परिणाम है कि हम इसमें सफल हुए हैं। और जहां तक अनलॉक 1 का सवाल है, अब हर जिले के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। हर प्रदेश ने अपने प्रोटोकॉल डेवलप कर दिए हैं। 2 महीने में हर प्रदेश में हर जिले की स्वास्थ्य सेवा के लिए कर्मियों की ट्रेनिंग हो चुकी है, पंचायतों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है, सारी आशा वर्कर की ट्रेनिंग हो चुकी है और एक बहुत बड़ी फौज ये 2 महीने में कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। तब जाकर अनलॉक 1 आया है। इस महामारी में हम संयम, सावधानी और सहभागिता से ही जीत सकते हैं, क्योंकि इसका अभी तक कोई टीका नहीं बना, इसका कोई दवाई नहीं ढूंढी गई। तो ये 2 महीने के अंदर अप्रैल और मई में मोदी जी ने और सभी राज्य सरकारों ने इकट्ठा मिलकर एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जनता को तैयार करा, स्वास्थ्य कर्मचारियों को तैयार किया, पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों को तैयार किया और एक लड़ाई के लिए बहुत बड़ी फौज तैयार हुई है। मुझे विश्वास है कि एक जो संस्कार बना है, कल्चर बना है 2 गज की दूरी का, मास्क पहनने का और कोरोना को सामने लड़ने का, इससे अनलॉक 1 के बाद भी हम जरूर सफल होंगे। 2 बातें, कहीं अनलॉक 1 के बाद लॉकडाउन 5 तो शुरू नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर इतना काम किया भारत सरकार ने, अगर आपने, लोग कहते हैं कि 1 करोड़ लोगों को घर वापस भेजा, 4000 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चले, 22,000 शेल्टर होम बनाए गए, इतना काम अगर किया गया तो फिर क्या प्रवासियों तक जो ये बात बनाई गई माइग्रेंट क्राइसिस, क्या प्रवासियों तक सही संदेश आप नहीं पहुंचा पाए? ये माइग्रेंट क्राइसिस वाली बात, ये नैरेटिव कैसे बनी? देखिए अर्णव जी, मैं इतना ही नहीं जो आप जो बता रहे हैं इस सारी बातों को मैं बताता हूं, परंतु हमने लगभग अपने देश में 1 करोड़ पीपीई किट भी बनाए हैं, N95 मास्क का भी उत्पादन शुरू किया है और टेस्टिंग क्षमता को हम 1.5 लाख तक ले गए हैं और इसके कारण ये लड़ाई हम मजबूती से लड़ेंगे। जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताना चाहता हूं, क्योंकि जो नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है वो सत्य नहीं है, हकीकत कुछ और है। इस देश में जब से लॉकडाउन हुआ, हर राज्य को सूचना यहां से गई, भारत सरकार की ओर से, मोदी जी की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बताया और सभी ने प्रवासी मजदूरों के लिए कैंप लगाए और इसके अंदर खाने पीने की व्यवस्था की। भारत सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया SDMA के तहत राज्य सरकारों को भेजा, जिससे एक कैंप का खर्चा राज्य को पर अकेले न आ जाए और उनको एक प्रकार से सेटेलाइट करने की व्यवस्था की गई। हम ये जरूर चाहते थे, हमें भी मालूम था कि उनको तकलीफ पड़ेगी। जो आपने कहा वो भी सही है, कुछ जगह पे तकलीफ हुई है, लोग पैदल भी निकले हैं,
कहीं कम्युनिकेशन गैप होगा या तो कहीं जल्दबाजी होगी। ये दृश्य देश की जनता के सामने आए हैं, मगर उससे हम भी पीड़ित हैं, देश के प्रधानमंत्री भी पीड़ित हैं, पूरी सरकार पीड़ित है, राज्य सरकारें भी पीड़ित हैं। परंतु जो हुआ है उसको भी देखना पड़ेगा। 20 अप्रैल से ही हमने बस सेवाएं शुरू कर दी और लगभग 41 लाख श्रमिकों को नजदीक के राज्य जहां बस से पहुंचाया जाता था वहां पहुंचाने का काम किया। जैसे गुजरात से राजस्थान, महाराष्ट्र से गुजरात, महाराष्ट्र से तेलंगाना, आंध्र से तेलंगाना, तमिलनाडु से केरल, इस प्रकार के जो नजदीकी राज्य थे वहां पर लगभग 41 लाख श्रमिकों को बस के माध्यम से अप्रैल महीने में पहुंचा गया और मजदूर दिन के दिन ही 1 मई से श्रमिक ट्रेनें शुरू की। श्रमिक ट्रेन की पूरी व्यवस्था आप समझ लीजिए, 3968 श्रमिक ट्रेन आज तक चली है। 54 लाख से ज्यादा श्रमिक ट्रेन के माध्यम से अपने घर पर पहुंचे हैं। राज्यों ने अपने राज्यों में हर जिला सेंटर पर एक वेबसाइट शुरू करी, इसके अंदर एसएमएस से रजिस्ट्रेशन करा। जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ वो सबों को एसटी में, राज्य की एसटी या तो सिटी बस में बिठाकर रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया गया और रेलवे ने 3968 ट्रेनें पहुंचाकर उनके गांव तक पहुंचाया, उनके जिले तक पहुंचाया। जिले में पहुंचने के बाद जिले से गांव तक पहुंचने की वहां राज्य सरकारों ने एसटी करी। जैसे यूपी ने 11,500 स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें लगाई, बिहार ने भी मेमू ट्रेन लगाकर पहुंचाने का प्रयास किया। उनको क्वारंटाइन किया गया और क्वारंटाइन करने के बाद उनको 11 दिन तक पूरी भोजन की व्यवस्था करी और जब वो क्वारंटाइन से निकलते थे उस वक्त क्वारंटाइन से निकले हुए मजदूर को 1,000 रुपया, 500 रुपया, 2,000 रुपया राज्य सरकारों ने दिया, जो टिकट के अवेज में था। कुछ लोगों ने टिकटें भी पूरी ली हैं और उनको राशन भी दिया गया। लगभग रेलवे ने 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त भोजन दिया है और लगभग 2.5 करोड़ से ज्यादा पानी की बोतलें देने का भी काम किया है। मगर और ये पूरी व्यवस्था सभी, मुझे 1 मिनट सुन लीजिए, पूरी व्यवस्था सभी राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर करी है। रेलवे को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इनके पास रूट के ड्राइवर न होने के बावजूद भी इतनी ट्रेनें लगाई, क्योंकि एक रूट का जो ड्राइवर होता है वो अपने रूट पर ही ट्रेन चला सकता है, परंतु रेलवे ने इसकी भी व्यवस्था कर लगभग 4000 ट्रेनें चलाई हैं। अब पूछिए अर्णव जी। नहीं, मैं कह रहा हूं आपके आंकड़ों पर कोई शक नहीं है, मगर मेरा सवाल कुछ और था। मुझे लगता है कि हर बार जब आपकी मीटिंग्स होती थी मुख्यमंत्रियों के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स होती थी, सब जो हमारे जो मंत्री आते हैं प्रोग्राम पर, आज असम के हिमंत बिस्वा शर्मा सुबह आए थे हमारे प्रोग्राम पर और तमिलनाडु से भी आए थे, 3-4 मंत्री थे, सुधाकर जी थे कर्नाटक से। सबने कहा कि मीटिंग में सब लोग एकमत हो जाते हैं कि ऐसा हमें स्ट्रैटेजी करना चाहिए। मीटिंग के बाद पब्लिक फोरम पर बात बिल्कुल अलग हो जाती है। तो मैंने नैरेटिव पर सवाल पूछा था, आपने नैरेटिव पर मुझे जवाब नहीं दिया कि कोरोना की लड़ाई पर जिस तरह की राजनीति देखी गई, नहीं मैंने क्या उसकी वजह से इस चुनौती से निपटने में मुश्किलें आई? सोनिया गांधी, उन्होंने कहा बिल्कुल अनप्लान्ड है। आज ही रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा ये स्ट्रेटेजी क्या है, अनलॉक नहीं है, 5th लॉकडाउन है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। जबकि मुझे लोगों ने कहा कि अशोक गहलोत और अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, मीटिंग में बिल्कुल और बात करते थे, मगर पब्लिक फोरम पर वो नकारात्मक बात चलती थी। और अमित शाह जी, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, लाई रिपीटेड 1000 टाइम्स बिकम्स अ ट्रूथ। अगर झूठ को 1000 बार बोला जाए तो उसको सच माना जाएगा। आपकी अप्रोच बहुत टफ रही है, मगर इस बार ये फेक न्यूज की फैक्ट्री, उसके साथ साथ इस तरह की पॉलिटिक्स पर आपने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया 2 महीने से? ऐसा नहीं है, हमने रिस्पॉन्ड किया है, मगर अभी जरूरत है सभी राज्य सरकारों को साथ में रखकर काम करने की। मैं आपको बताता हूं, कुछ वक्रद्रष्टा लोग जो होते हैं उनको सीधा सरल भी वक्र ही दिखाई पड़ता है। इनका इलाज मेरे पास नहीं है अर्णव जी, इनका इलाज जनता के पास है और शायद इसीलिए आज वो विपक्ष में बैठे हैं।
मगर एक आप मैं उदाहरण दो उनको ये पूछना अमित शाह चाहता जी, हूं एक कि अभी उदाहरण आप दो। कहते नहीं, नहीं, अभी एक उदाहरण कुछ दो लोग अमित शाह कहते जी। हैं, ये सुनिए ना, मुझे सुनिए जरा। नहीं, आप बोलिए। कुछ लोग कहते हैं 7500 रुपया भेज दो, 10,000 रुपया भेज दो एक अकाउंट में। उनको मालूम नहीं है कि हमने कितना पैसा भेजा है। और भाई ये 7500 रुपया वाली स्कीम तो लेकर आप निकले थे 19 के चुनाव में, जो जनता ने रिजेक्ट कर दी। कब तक लेकर घूमोगे, कब तक लेकर घूमोगे? एक बात सही है कि जिसको भी इस देश में पैदल चलना पड़ा है, जिसको भी इस देश के अंदर तकलीफ हुई है, वो तकलीफ को हम भी महसूस करते हैं। मगर रोड पर एसटी बसें चलाई गई, उनको एसटी बसों से भी रेलवे स्टेशन पर लिया गया। कितना किया है इसका कोई हिसाब है? और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा से, 10 साल में जब आपका शासन था कितनी आपदाएं आई, कितने कैश भेजे थे? भेजती कैसे आप? बैंक अकाउंट ही नहीं थे। बैंक अकाउंट तो 60 साल तक आपने नहीं खोले, हमने खोले। वो बात मैं समझ गया, मगर जो मैंने और इसीलिए जो अगर मैं पैसा पहुंच पाए। नहीं, अगर मैं एक आपको काउंटर करूं, देखिए इस पर एक जो चिंता हो गई अमित शाह जी, झूठ बोलना है। नहीं, जो झूठ बोलने की बात आ गई, उस पर छोटा सा मैं आपको, सॉरी मैंने इंटरप्ट किया। अमित शाह का एक अप्रोच रहा है और आपकी एक छवि भी है। आप माने ना माने, यू आर नोन एज फॉर योर टफ अप्रोच। मतलब कि कोई अगर टफ अप्रोच दिखा भी है 370 और 35A में, मगर इस बार दो चीज़ें ऐसी हुई तो लोगों ने पूछा कि इस बार सरकार ने इमीडिएटली इनको बंद क्यों नहीं किया। जैसे आपको कहता हूँ, आप गुजरात से हैं, सूरत में हिंसा हुई थी, एक घटना हुई थी, 3-4 घंटों में घटना समाप्त भी हो गई थी। मगर कांग्रेस ने उस समय कहा था ट्विटर पर, और पूरा कैंपेन चला था इनका, कि जो सूरत में हुआ, अंग्रेजी में उन्होंने ये लिखा था, सून व्हाट हैपेंड इन सूरत विल इरप्ट अक्रॉस द कंट्री। यानी कि जो सूरत में हुआ ये पूरे देश भर में होगा। ये 1.5 महीने पहले की बात है। दूसरा उदाहरण आपको देता हूं, आपने सोनिया गांधी के बारे में बोला, प्रियंका वाड्रा ने रीट्वीट कर दिया कि अहमदाबाद के अस्पतालों में कोविड के जो वहां पे जो कोविड संक्रमित पेशेंट आते हैं, उनको हिंदू और मुसलमान का सेग्रीगेशन हो जाता है। यानी कि हिंदू कोविड के पेशेंट एक जगह बैठते हैं, मुसलमान एक जगह बैठते हैं, जो झूठ था। हमने अस्पताल के सुपरिंटेंडेंट से बात की, हमने सरकार से बात की, बिल्कुल झूठ था। शशि थरूर ने बिल्कुल आर्टिकल सर्कुलेट कर दिया कि भारत में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं है, आप अमेरिका को भेज रहे हैं, जबकि उस वक्त कितने लाख टैबलेट थे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थे। तो मैंने ये सवाल आपको पूछा कि ये क्या ऐसा है कि 2 महीने में आप 8 करोड़ टैबलेट नहीं, तो आप 2 महीने से आप क्या अपने आप को रेस्पॉन्ड करने से संकोच है आपको? सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह का फेक न्यूज फैलाया जा रहा है, जो पार्टीज बात करती हैं, वो अलग तरीके की बात है और उससे काफी इंपैक्ट हो जाता है लोगों पर। देखिए अर्णव जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने धरातल पर काम किया है। हमने 41 करोड़ लोगों को 53,000 करोड़ रुपया उनके खाते में सीधा भेजा है। 20 करोड़ महिलाओं को 20,000 करोड़ रुपया उनके खाते में भेजा है। वयस्क, विधवाएं और दिव्यांगजनों 3 करोड़ लोगों को 2814 करोड़ रुपया भेजा है। पीएम किसान के 8.2 करोड़ किसानों को 16,000 करोड़ भेजा है। भवन निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले 2.25 करोड़ श्रमिकों को 4,000 करोड़ भेजा है। और उज्ज्वला योजना के तहत 7.5 करोड़ मुफ्त सिलेंडर लाभार्थियों को दिए हैं और लगभग 36 प्रदेशों में 83.87 लाख मैट्रिक टन अनाज भेजा है। अब कांग्रेस को शुतुरमुर्ग की तरह मिट्टी में सर डालकर जीना है तो मैं क्या कर सकता हूं? आपका एक नजरिया है कि एक झूठ को 1000 बार बोलो तो वो सच बन जाता है। मेरा मानना है सत्य की ज्योति इतनी प्रदीप्त और बलवान होती है कि झूठ का अंधेरा कितना भी घना हो, इसको छटकर लोगों तक पहुंचती है। और मुझे भरोसा है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में राज्य सरकारों से मिलकर ये जो लड़ाई लड़ी है, वो लड़ाई को जानती है। कितना बड़ा संकट था, आज बड़े बड़े विकसित देश भी इसके सामने पस्त पड़े हैं और हम
आत्मनिर्भर भारत का नारा लेकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि इस प्रकार के झूठ फैलाने वालों को जनता जरूर जवाब देगी, और जहां तक मेरा सवाल है, जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी सब जवाब देंगे। जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु अभी समय है कोरोना से लड़ने का। और आज भी मैं आपके चैनल पर जवाब ही तो दे रहा हूं। नहीं, बिल्कुल जवाब दे रहे हैं और अच्छी बात है, मगर इतने सवाल है ना, पाइल अप हो गए हैं अमित शाह जी। 6, 7, 8 महीने हो गए आपसे इंटरव्यू नहीं हुआ है, लोग सवाल पूछ रहे हैं और आप इतने अलग अलग मामलों को हैंडल कर रहे हैं तो सवाल भी ज्यादा होंगे। अगला सवाल, सीधा सवाल करता हूं आपसे अमित शाह जी, मौलाना साद पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जबकि तबलीगी जमात की वजह से कोरोना के केस बढ़े? आसाम हो, अरुणाचल हो, ओडिशा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहां पे 500% केस बढ़ गए तबलीगी जमात के कारण। अभी लोगों में ये चिंता है कि कहीं सीबीआई जांच में तबलीगी का हवाला कनेक्शन भी लोगों ने कहा है सामने आ गया, तो क्या मौलाना साद पर ठोस कदम और तबलीगी जमात पर ठोस कदम होंगे कि नहीं होंगे? मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए मैं देश का गृह मंत्री हूं, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं, मगर मैं इतना ही बता सकता हूं जितना संविधान मुझे परमिट करेगा। परंतु मैं आपके सवाल का एक ही सेंटेंस के अंदर, एक ही वाक्य के अंदर जवाब देना चाहता हूं। जो कोई भी दोषित है, कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाएगा, कठोर से कठोर कदम उठाए जाएंगे। बंगाल में क्या हो रहा है अमित शाह जी? बंगाल के साथ आखिर क्या हो रहा है? बंगाल, ममता बनर्जी कहती है और आपका नाम लेकर कह रही हैं आजकल, वो कहती है कि केंद्र ज्यादा, जरूरत से ज्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, हम निशाने पे हैं केंद्र सरकार के। और ये भी बोला, अंग्रेजी में कहा, इफ यू थिंक वेस्ट बंगाल कैन नॉट डू द जॉब, व्हाई डोंट यू हैंडल द कोरोना क्राइसिस योरसेल्फ। बंगाल के साथ टेंशन क्या है, इशू क्या है एग्जैक्टली? और ट्रेन को लेकर भी बहुत अप डाउन हो गया, प्रॉब्लम क्या है बंगाल के साथ? बंगाल और केंद्र के बीच में हो क्या रहा है? नहीं, देखिए हमारा प्रयास है पूरे देश की तरह वहां पर भी लड़ाई को अच्छे से लड़ा जाए। अब दीदी बुरा मान जाती है, क्यों? और मुझे कुछ ज्यादा ही स्नेह करती है तो मेरे नाम से बोलती है। उनको लगता है कि शायद ऐसा करने से वो चुनाव जीत जाएगी, मगर मैं बता दूं, जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बची है, चाहे वो कोरोना हो, चाहे ये अपना साइक्लोन आया, जिस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर सब ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के 4 एमपी अर्जुन सिंह, जॉन बारला, सुभाष सरकार के खिलाफ एफआईआर है और उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, ढेर सारे लोगों पर एफआईआर की। देखिए, ममता दीदी अगर ये मानती है कि भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रति हिंसा कर उनकी जानें लेकर या उनको जेल में डालकर बंगाल के आने वाले चुनाव की लड़ाई वो जीत लेगी, तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने कहा था कि हम 20 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, हम 18 जीते, 2-3 सीटें 5-7 हजार वोट से हारे हैं। मेरा पूरा आकलन है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, आने वाले चुनाव के अंदर वहां भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कीचड़ जितना ही फैलाओगे, कमल ज्यादा मजबूती से खिलकर निकलेगा। कमल कीचड़ की कभी परवाह नहीं करता। महाराष्ट्र सरकार के बारे में क्या आप संतुष्ट हैं? क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में बहुत फोकस में आ रहा है। आज इस वक्त जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं अमित शाह जी, 36% भारत की पूरे जितने केस है, 36% केस सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र से है। 25% केस सिर्फ और सिर्फ जहां से मैं प्रोग्राम कर रहा हूं मुंबई से है। और ऐसे वीडियोस भी सामने आए कि अस्पताल में डेड बॉडीज, वहां पे एक तरफ है पेशेंट, एक तरफ है, एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ जो वाधवान है जिन पर ईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो लोनावला से महाबलेश्वर घूम रहे थे। आप राज्य सरकारों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, जबकि देश में इस तरह की सिचुएशन है। महाराष्ट्र के सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, दोनों पर आप
खुलकर बोले। दूसरा देखिए, सवाल, सिचुएशन, अच्छा चलिए दूसरा सवाल मैं बाद में पूछता हूं, पहले सवाल पे जरूर जरूर। देखिए सिचुएशन गंभीर है, वो तो आंकड़े ही बता रहे हैं। परंतु जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कोई पक्षपात नहीं करा। चाहे विपक्ष की सरकार है, हमने वो हर मदद देने के लिए तत्परता रखी है। मैंने कई बार वहां के मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है, प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी है, और जब कभी भी उनको जिसकी चीज की भी जरूरत हो, हमने स्वयं इनिशिएटिव लेकर उसको पहुंचाया है। परंतु ये स्थिति गंभीर है, ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं, मगर आपकी पार्टी सरकार में इधर गवर्नर से मिली है, आपकी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन का मांग की है। महाराष्ट्र में 65,000 से ज़्यादा कोरोना के केस हैं। क्या महाराष्ट्र में अमित शाह जी राष्ट्रपति शासन की मांग करना खतरनाक नहीं है? क्योंकि लोग ये कहेंगे कि ऐसे हालात में स्थिति और बिगड़ सकती है। वैसे भी 3 पार्टियां चला रही हैं, गड़बड़ है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है। क्या राष्ट्रपति शासन से फायदा क्या होगा? नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। नारायण राणे जी का एक बयान आया था, परंतु मैं अभी भी कहता हूं कि मेरी पार्टी की ही सरकार है, कहां राष्ट्रपति शासन लगाया? कोई चेतावनी भी नहीं भेजी है हमने। हम उनका सहयोग कर रहे हैं और वो भी लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, मगर आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के जो इधर के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है बाला साहेब ठाकरे थोरात, उन्होंने कहा कि आप सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष ये बाला साहेब थोरात ये कह रहे हैं, हालांकि इनकी स्टेटमेंट आई कि बीजेपी मदद करने के बजाय महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश कर रही है। हम किस प्रकार से अस्थिर कर सकते हैं? ये तीनों का मिलकर बड़ा बहुमत है। अगर ये तीनों में से कोई सपोर्ट वापस लेगा तो ही सरकार अस्थिर होगी, वो न ले। मगर मुझे लगता है थोराट साहब शायद राहुल जी का सलाह लेकर स्टेटमेंट करते हैं, इसलिए इस प्रकार का स्टेटमेंट किया। इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो बात कही अभी कि राहुल जी का सलाह लेकर वो स्टेटमेंट करते हैं, इसको जरा थोड़े और दर्शक समझ जाए। अर्णव जी, अर्णव दर्शक समझ जाएंगे। पालघर पर जो बहुत चर्चित मुद्दा रहा है अमित शाह जी, और रिपब्लिक भारत पर हमने 7 से 8 प्रोग्राम्स किए थे। हमने इस पर छानबीन की है, इन्वेस्टिगेशन किया है, और जिस तरह से फीडबैक भी हमारा है, पूरे भारत के जो संत समाज है बहुत क्रोधित है। अमित शाह जी, मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल है, मैं चाहता हूं आप इस पर थोड़ा आप डिटेल में बताएं। क्या आप महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश की बात को छोड़ दीजिए, मगर जो इधर बात चली है कि पालघर पर 40 से ज्यादा दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ, एक पुलिसकर्मी के खिलाफ भी केस नहीं हुई है। जो पालघर के जो 2 साधुओं को मारा गया, वहां पे 14 पुलिसकर्मी वहां उनके सामने थे। उसके बाद जो एडवोकेट थे, जो विश्व हिंदू परिषद के एडवोकेट थे, उनकी भी संदिग्ध परिस्थिति में एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। उसके बाद 2 और केस हुए हैं, जहां पे 2 दिन पहले भी एक केस हुआ है जहां पे साधु संतों पर अटैक हुआ है। सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि पालघर पर न्याय होगा? आप इसको कैसे देखते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप गृह मंत्री हैं, सीबीआई आपके अंदर आती है, क्या सीबीआई पालघर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार है अमित शाह जी? देखिए, मैं पहले एक बात बता दूं, भारत सरकार मुख्य दर्शक बनकर नहीं बैठी है। हमने 2 बार रिपोर्ट तलब की है, रिपोर्ट मिली भी है। एक पीआईएल हुई है मुंबई हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए डिमांड किया गया है, मांग की गई है, और हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लेकर सभी लोगों को नोटिस भी निकाला है। जहां तक सीबीआई को केस देने का सवाल है, भारत सरकार स्वतः केस नहीं ले सकती। आप संविधान को अच्छे से जानते हैं। राज्य की कंसेंट से लिया जाएगा, या तो कोई कोर्ट के कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर लिया जाएगा, जो हमारी कानूनी पोजीशन है देश की फेडरल स्ट्रक्चर के तहत। अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने भारत सरकार को भी नोटिस निकाला है, सीबीआई को भी निकाला है, और महाराष्ट्र सरकार को भी निकाला है। मुझे लगता है कि केस की अगर छानबीन नहीं होगी तो हाईकोर्ट जो निर्णय करेगा, हम कठोर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक बात देश भर के संत समाज और देश भर की जनता को बताना चाहता हूं
कि ये बहुत गंभीर मामला है, इसको हल्के से नहीं लिया जा सकता और हम मूक दर्शक बनकर नहीं बैठे रहे। मगर अमित शाह जी, इस पर तो इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी के कारण थी, कि लोग भ्रम में आकर उन्होंने सोचा कि ये साधु संत कोई और हैं, बच्चों को का अपहरण कर रहे हैं, इसलिए उनको मारा। अब जो तथ्य सामने आए हैं उससे क्लियर पता चलता है कि एक तरह की एक षड्यंत्र थी, कंस्पिरेसी थी। अगर कंस्पिरेसी और षड्यंत्र की जांच ही नहीं हो और अगर राज्य सरकार षड्यंत्र की बात सुनने को तैयार नहीं हो तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? तो इस पर आपने जो बात कही मैं मानता हूं, अगर राज्य सरकार नहीं सुनती, अगर मेरी बात सुनिए अर्णव जी, अगर राज्य सरकार नहीं सुनती है तो और संवैधानिक रास्ते हैं। कुछ लोग और संत समाज भी कोर्ट में गया है, भारत सरकार भी अपना पक्ष रखेगी, सब अपना पक्ष रखेंगे वहां पर। मुझे भरोसा है कि इस पर कठोर कार्यवाही होगी। कौन करेगा वो एक बार कोर्ट का जजमेंट। आज अगर इधर हमारे प्रोग्राम, अगर जूना अखाड़ा के जितने संत समाज के लोग हैं बाहर दूसरे, आपको बता दूं अमित शाह जी कि 35 साधु संत हमारे प्रोग्राम पर आए थे और उन्होंने कैंपेन किया था। स्वामी दीपांकर थे, उन्होंने कैंपेन किया था कि मेरे साधु को क्यों मारा। तो वो जानना चाहेंगे कि आप, ये तो आपने तथ्य रखते हाई कोर्ट प्रोसेस के बारे में, आपकी फीलिंग क्या है इस पूरे मुद्दे पर? मैं मानता हूं कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और षड्यंत्र का पूरा पर्दाफाश होना चाहिए और षड्यंत्र के एंगल को भी सीनियर मोस्ट लेवल से उसकी जांच होनी चाहिए। ये बड़ी बात कही आपने। मगर तो आप थोड़ा एक बार, जब तक केस चलता है जी, मैं आप केस जब तक नहीं चलता है थोड़ा धैर्य रखिए। मैं समझ गया कि मामला न्यायालय में है, मगर आपने जो ये बात कही इससे राहत हमारे साधु संत समाज के लोगों को जरूर मिलेगी कि षड्यंत्र का जो एंगल है, नंबर 1 एंगल है, उसको देखना चाहिए। अब 1 साल वाला इंटरव्यू है। अमित शाह जी, आज मैं चाहता हूं आप खुलकर बोले। ये सीए को लेकर जो हुआ, 3 महीने तक भारत में 15 दिसंबर से लेके जब तक कोरोना की महामारी नहीं आई, और आपको याद होगा उस समय भी शाहीन बाग में रास्ते को बंद करके हाईवे को ब्लॉक रखा था। तो इस पर मैं चाहता हूं आप जरूर खुलकर कहें, क्योंकि ये 370 की खबर आई, उसके बाद राम मंदिर पर वर्डिक्ट आई नवंबर में। ये सब शुरू हुआ 8-9 दिसंबर को, और 8-9 दिसंबर से लेके मार्च तक भारत में जो हुआ उस पर लोग जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। सरजील इमाम की वीडियो रिपब्लिक भारत में पहली बार गई, वायरल हो गई, जहां पे उन्होंने कहा कि जो चिकन स्नेक है इसको तोड़ दो। भारत के पूर्वोत्तर को भारत से जो 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 जुड़ता है चिकन स्नेक, उसको तोड़ दो, वो हमारी जगह है, वहां पे हम कब्जा कर लेंगे। ऐसी बातें हुई। लोग आज कुछ भी कहें, मैंने देखा है आपकी सरकार ने बहुत कुछ काम किया। दिल्ली में राइट हो गए, 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3 महीने तक ये पूरा तमाशा चला। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल एक है, और अमित शाह जी आप इस पर कहें। 2016 फरवरी भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला स्लोगन शुरू हो गया। 2016 से लेकर 2020 तक जिन्ना वाली आजादी। इतनी खुली छूट क्यों? जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, जो ताकतें हैं, इनको इतनी खुली छूट क्यों मिल रही है जब आपकी सरकार है? देखिए, कोई खुली छूट नहीं दी गई, चाहे सरजील इमाम हो या भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं, देशद्रोह के मुकदमे करे हैं। ये भारत तेरे टुकड़े हो 1000 इस नारे पर अब तक दिल्ली सरकार ने देशद्रोह के कलम की परमिशन नहीं दी थी, अब मिल गई है और उस पर भी कार्यवाही हो रही है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जिसने भी देश की एकता और अखंडता को चैलेंज किया है, नरेंद्र मोदी सरकार कोई गोताही करे बगैर कठोर से कठोर सजा हो, इसके लिए कटिबद्ध है। मगर ये मामला लॉ एंड ऑर्डर और देश की एकता और अखंडता है। मेरी जिम्मेदारी जिस प्रकार की है, इसमें ज्यादा खुलकर नहीं बोल सकता। आप दिल्ली के दंगों के बाद जो दंगाई हैं, इन पर जिस प्रकार की कार्यवाही हुई है, इसका एक बार स्टडी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इससे कठोर कार्यवाही कभी हो नहीं सकती। और सरजील इमाम
जो आपकी चैनल ने सबसे पहले ब्रेक किया था, उस भाषण को भी हमने षड्यंत्र के मामले में लेकर देशद्रोह का मामला भी लगाया है और उन पर स्टॉन्च एक्शन भी लिए हैं। इतना समझ लीजिए अर्णव जी कि धारा 370 हो या सीए हो, ये दोनों देश की एकता और अखंडता के साथ जुड़े हुए मामले हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो भ्रांति फैलाई गई है, वो भ्रांति फैलाने वाले को भी अब चिंता हो रही है और हमने काफी इसकी स्पष्टता भी की है कि इसमें किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन कहीं पर नहीं है। इस देश के मुसलमानों को इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये मगर फिर भी जैसा आपने कहा, कुछ लोगों ने ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया और कानून और व्यवस्था के मुद्दे खड़े हुए हैं। हमने एक केस दिल्ली के अंदर षड्यंत्र का भी रजिस्टर किया है और इसके तहत जिसने भी ये कार्रवाई की है, सबको हम कानून की अदालत के सामने खड़े भी करेंगे और बहुत प्रॉम्प्टली प्रोसिक्यूट भी करेंगे। मगर इसमें तो राजनेताओं का भी हाथ है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये राजनेता तो भड़काते हैं, मगर वो बाद में जाके कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में खुद कह दिया कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं कहा कि सीए के कारण किसी की नागरिकता जाएगी। तो बाहर एक बात, पार्लियामेंट के अंदर एक बात। तो जो राजनेता है जो भड़काते हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? ठहरिए, सिर्फ कपिल सिब्बल जी ने नहीं, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल जी और आनंद शर्मा तीनों ने कहा। अब वो तो देश की जनता भी उनको पूछ रही है कि भला किसी की नागरिकता नहीं जा रही थी तो इस प्रकार के भड़काऊ भाषण 16 दिसंबर को क्यों करे कि रोड पर आ जाइए, अंतिम लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। पूरा परिवार आ गया। वो तो सोनिया गांधी ने खुद कहा। और ये सारी चीजें, हाँ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जांच के दायरे में है। जिन लोगों ने भी भड़काए, सब जांच के दायरे में। मैं पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, टोटल षड्यंत्र का मामला। नहीं, मगर आप कह रहे कि इसको जांच आप कह रहे कि राजनेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग अपने आप को एक्टिविस्ट कहते हैं, जो राजनेता है, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैंने राजनेता, देखिए, राजनेता इस तरह से सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। ये कोई स्पेशल कैटेगरी नहीं है। जिन्होंने भी षड्यंत्र के तहत लोगों को उकसाने का काम किया है, उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या ये लॉबी है अमित शाह जी, जो दिल्ली दंगे, सीए, शाहीन बाग, एनआरसी, चारों चीजों को अगर एक सूत्रों में इनको बांधा जाए, क्या ये एक लॉबी है या एक ही ग्रुप है? कभी दिल्ली दंगे, कभी सीए, कभी एनआरसी, कभी शाहीन बाग, देखिए, कभी माओवादियों का समर्थन, कभी कोर्ट में एक्टिविज्म। अर्णव जी, जो अभी जांच चल रही है, बहुत सारी चीजों में चार्जशीट भी हो चुकी है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो भी है, लॉबी है या व्यक्ति है या समूह है, जो भी है, इनके साथ कठोर से कठोर कदम उठाकर कार्यवाही होगी। पुलवामा के बाद वाड्रा कांग्रेस ने कहा था सबूत दिखाइए। अभी 480 दिन हो गए, चुनाव भी हो गए, उसके बावजूद इस बार जो 3 दिन पहले जो एक गाड़ी में 35 किलोग्राम आईडी जब्त हुए थे, फिर गाड़ी को उड़ा दिया गया था, ड्रोन शॉट सब चैनलों ने दिखाया। उसके बाद वाड्रा कांग्रेस ने फिर कहा कि नहीं, हमें इन्वेस्टिगेशन। वाड्रा कांग्रेस ने कहा कि गाड़ी कैसे गई, ये तो इंटेलिजेंस फेलियर है। गाड़ी पूरे वहां पे बारूद के साथ वहां पे पहुंची कैसे? हमें इन्वेस्टिगेशन तो उस बात पर करनी चाहिए। तो जिस तरह से उन्होंने पुलवामा के बाद, बालाकोट के बाद सबूत मांगा था आपसे, अभी भी सबूत गैंग वापस आ गई है। इस सवाल को मैं पूछ रहा हूं आपको, और वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा था कि 370 हटाने के बाद, 35 से हटाने के बाद हमारे कश्मीर में और टेररिज्म कभी नहीं होगी। तो फिर अगर 370 हटाया, 35 से हटाया, उसके बाद भी ये हिजबुल मुजाहिदीन वाले, जेईएम वाले कैसे कश्मीर घाटी में है? इसी से वो लोग ये कहने की कोशिश करते हैं कि 370 हटा के जितना फायदा अमित शाह ने बोला था होगा, वो नहीं हुआ। मैं चाहता हूं इस पर आप रिस्पॉन्ड करें।
नहीं, मुझे मेरे शब्द बरोबर याद है अर्णव जी। आप जो कह रहे वो नहीं थे, मेरे ये थे कि घाटी में युवाओं को भड़काने का सबसे बड़ा कारण 370 है। इसके कारण अलगाववाद और अंततोगत आतंकवाद की ओर घाटी का युवा जाता है। जैसे ही 370 समाप्त होती है, धीरे धीरे हम इसको मेन स्ट्रीम के अंदर ले आएंगे। जहां तक आतंकवाद का सवाल है, आज भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप पूरे आंकड़े देख लीजिए। 90 के बाद सबसे कम आतंकवादी घटना अगर कहीं पर हुई है तो 370 हटाने के बाद हुई है, और 2014 से 2020 के दरमियान हुई है। और कांग्रेस पार्टी को तो इसके बारे में जरा भी पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि धारा 370 की मूल में भी कांग्रेस पार्टी का रोल है, और आतंकवाद जो एक नासूर बन गया, इसमें भी कांग्रेस पार्टी का ही रोल है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो, 2014 से इसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की है। अच्छे नतीजे भी मिले हैं और उनके हौसले भी पस्त हैं। और मैं इतना बता देता हूं कि ये गाड़ी अभी जो हुआ है, वो गाड़ी किसी सुसाइड बॉम्बर को देने के लिए जा रहे थे। उसी वक्त सुरक्षा बलों की सूचनाएं और सतर्कता के कारण ही पकड़ी गई। ये आप कह रहे हैं, मगर वाड्रा कांग्रेस हर चीज थपाने की जगह अगर जी 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 देखिए, आप कितने ये वाड्रा कांग्रेस को इतना क्यों महत्व दे रहे हैं भाई? लॉबी को जो स्थिति है, इसमें मैंने भी कहा कि जो वक्र दृष्टा है वो उसको उसी तरीके से देखे कि वक्र दृष्टि से देखेंगे, जिसका इलाज मेरे पास नहीं है, देश की जनता के पास है, और मुझे लगता है ढंग से कर दिया है। अमित शाह जी, चीन के साथ क्या हो रहा है इस पर, क्योंकि आप गृह मंत्री भी हैं, आप सरकार में हैं, आप अगर हमें थोड़ा बता सकें, पिछले 3 दिनों से कई सारे वीडियोस सामने आई हैं। कभी कोई चीनी सोशल मीडिया वाले कुछ वीडियो बाहर करते हैं, हमारे तरफ से कोई वीडियो आता है, और थोड़ी चिंता तो है। क्या चीन लद्दाख में घुस गई है? कितनी घुसी है? इसको हैंडल कैसे किया जाएगा? या आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट या डोकलाम वाली स्थिति है, उससे भी ज्यादा गंभीर है? देखिए, ऐसा है अर्णव जी, अभी डिप्लोमेटिक लेवल पर और सेना के स्तर पर, दोनों स्तर से बातचीत हो रही है, और मुझे भरोसा है कि स्थिति संभल जाएगी। परंतु मैं इतना आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा और देश के सार्वभौमत्व को जरा भी डाइल्यूट नहीं होने देंगी। सम्मान के साथ देश का हर नागरिक नरेंद्र मोदी सरकार की कर्तव्य कामों को बोल पाए, इस प्रकार का हमारा आज एटीट्यूड भी है और पॉलिसी भी है। आप मानते हैं ये बहुत, किसी को कोई चिंता करने की ये बड़ी हेडलाइन भी होगी। आपने कहा कि आपको विश्वास है कि डिप्लोमेटिक रास्ते से मामले को सुलझाया जाएगा, आपको विश्वास है? मैंने डिप्लोमेटिक चैनल और सेना दोनों बातचीत करे कहा है। जी जी, मगर इसमें पाकिस्तान हमेशा घुस जाती है। इमरान खान ने ट्वीट किया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। इमरान खान ने कहा इंडिया विल फाइंड अ रीजन टू डू अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टारगेटिंग पाकिस्तान, यानी कि कोई इसको मतलब कि कोई बहाना बनाकर, भारत कोई बहाना बनाकर पाकिस्तान पर अटैक करेगी। अभी आपने पार्लियामेंट में जब से आपने बोला कि पीओके हमारा है, हम उसको लेकर रहेंगे, उसके बाद इस तरह के ट्वीट इमरान खान के ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे लगता है इमरान खान आपको काफ़ी फॉलो करते हैं, मगर इन्होंने जो बात कही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को लेकर, इस पर मैं चाहूँगा कि आप रिस्पॉन्ड करें। और इसके साथ साथ दूसरी बात यह भी है, हमेशा इमरान खान कहते हैं हिंदुत्व सुप्रीमेसिस्ट मोदी गवर्नमेंट विथ एरोगेंट एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। तो हिंदुत्ववादी सुप्रीमेसिस्ट मोदी सरकार जो चाहती है कि अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, मतलब अपने
अखंड भारत का जो प्लान है, इन दोनों चीज़ों पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि पाकिस्तान के लोग भी इसको काफ़ी नोट करेंगे आप जो कहेंगे। देखिए, भारत ने कभी भी विस्तारवादी नीति नहीं अपनाई है, मगर मैं इतना स्पष्ट कर देता हूं, दुनिया ने भी देखा है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे एयर स्ट्राइक हो, भारत की सीमाओं का अतिक्रमण सहन नहीं किया जाएगा। भारत के सार्वभौमत्व पर कोई भी हमला सहन नहीं करा जाएगा। हम किसी का कुछ लेना नहीं चाहते, परंतु हमारे लेने के प्रयास करने वाले को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। ये जो बहाना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, ये कह रहे हैं बहाना ढूंढते हैं, मोदी सरकार बहाना ढूंढ रही है हमें अटैक करने के लिए, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए। मैंने कहा ना, हमने कभी किसी को अकारण अटैक नहीं किया है, मगर हमारी सीमाओं का अगर कोई अतिक्रमण करता है तो फिर मुझे लगता है अर्णव जी, हमारा दायित्व भी है और कर्तव्य भी है इसको मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, उनको बहुत राहत मिलेगी आपकी बात सुनकर। एटलीस्ट आज रात को मुझे लगता है ठीक से सो पाएंगे इमरान खान। दो बातें थी अमित शाह जी जिस पर गंभीरता से मैं आपसे दो सवाल करके इस इंटरव्यू को समाप्त करूंगा। एक है कि आप गृह मंत्री हैं, मगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रही है इकोनॉमिक इश्यूज पर। आपको याद होगा 4-5 साल पहले इंटरव्यू किया था आपसे, उस समय आपने डोमेस्टिक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ कहा था और उस पर आपके साथ बातचीत भी हुई थी। मुझे लगा कि जो स्वदेशी वाली बात अभी आई है, इस पर आप ज़रा अगर डिटेल में आप इस पर कुछ हमें बता सकें। मुझे लगता है, जो मेरा अपनी एनालिसिस है, कि NDA 1 में हम FDI फोकस थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतनी आती नहीं है भारत में एज अ परसेंटेज। मुझे लगता है कि NDA 2 में अगर मैं सारे स्टेटमेंट्स को एक लाइन पर लेकर समझने की कोशिश करूं, उसका विश्लेषण करूं, मुझे लगता है कि मोर स्वदेशी फोकस्ड, मोर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, डोमेस्टिक मार्केट फोकस्ड रहा है, जो आपकी भी पॉइंट ऑफ व्यू रही है, चैंपियनिंग सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो क्या हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी में बदलाव आया है ओवरऑल? हमारी थिंकिंग में एनडीए गवर्नमेंट में भारत सरकार की थिंकिंग थोड़ी बदल गई है क्या? नहीं, आपने बहुत बारीकी से अगर 2014 से नरेंद्र मोदी सरकार की अर्थनीति और हुए अर्थनीति को डिसिप्लिन में लाने के लिए, काले धन की नाबूदी के लिए और रिफॉर्म्स, इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो वो आत्मनिर्भर भारत की ही दिशा में जाता है। और 2019 से अब तक 1 साल के अंदर इस दिशा में ढेर सारे रिफॉर्म करे। हम भारत को दुनिया का उत्पादन का हब बनाना चाहते हैं और भारत की 130 करोड़ की जनता अगर ये तय कर ले, हर भारतीय तय कर ले कि हम भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे, तो हमारी अर्थतंत्र को बहुत बड़ी गति मिलेगी। और आत्मनिर्भर भारत और लोकल, ये दो मंत्र जो है हमारे अर्थतंत्र को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये बात सही है कि कोरोना के बाद पूरे दुनिया के अर्थतंत्र को ग्रहण लगा है, भारत कैसे बचकर रह सकता है। हमारे यहां भी दिक्कतें आएगी, परंतु हमारे यहां जो हमारी 130 करोड़ की आबादी है, एक बार तय कर लेती है कि हम भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे अर्थतंत्र को न केवल पटरी पर चढ़ने पर और तेज गति से आगे बढ़ने से, द्रुत गति से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। भारत की युवा शक्ति, भारत की श्रम शक्ति और भारत की जनता की संकल्प शक्ति और मोदी जी का नेतृत्व की ताकत, यह चतुसूत्री आत्मनिर्भरता भारत के अर्थतंत्र को पूरे विश्व में आगे ले जाएगी, ऐसा मेरा भरोसा है। अभी अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज मोदी जी ने दिया है, उसके अंदर इसके साथ साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स को भी हमने घोषणा करी है। आप एक बार वो रिफॉर्म्स को देखेंगे तो उसमें तत्काल कोरोना से प्रताड़ित लोगों की सहायता के लिए भी कदम है जी। उसके बाद खड़े होने के लिए लघु उद्योग हो, छोटा व्यापारी हो
या युवा हो, उसको खड़े होने के लिए जो सहायता चाहिए वो भी है। भारत सरकार उसकी गारंटर बन रही है। हजारों लाखों करोड़ की लोन देने की भी हम योजना लेके आए हैं और रिफॉर्म्स के माध्यम से एक लॉन्ग टर्म भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी फाउंडेशन डालने की बात इसके अंदर है। तो ये जो हमारा विशेष आर्थिक पैकेज है, इसने तीनों त्वरित लाभ, कोरोना से प्रताड़ित लोगों को खड़ा होने के लिए मदद और दूरदर्शी के साथ रिफॉर्म के आधार पर एक लंबी अर्थतंत्र की तेज गति की नींव डालने के लिए हमने ये सारा पैकेज लेकर आए हैं। मुझे भरोसा है कि एमएसएमई हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे छोटे उद्यमी हो, छोटे दुकानदार हो, सबको हमने प्रायोरिटी दी है। डिस्कॉम के लिए भी 90,000 करोड़ दिया है, एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कैश उपलब्ध कराई है, मतलब ऋण उपलब्ध कराया है। और जो लोकल का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, स्वदेशी उत्पादों के उपयोग करने का नारा दिया है, मुझे लगता है वो आत्मविश्वास से जगमग एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेगा और जो नए भारत की कल्पना है उसको चरितार्थ करेगा। आखिरी सवाल, समय कम है। 6 महीने, आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद, अभी तो सिर्फ कोरोना महामारी की बात होती है, मगर आपको क्या लगता है, फाइनल क्वेश्चन है, ये पूरे भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 6 महीने बाद, 1 साल बाद अमेरिका में हिंसा हो रही है, शहर शहर, घर घर में। चीन के खिलाफ एक पूरी अलायंस बन गई है। अगर आप पूरे विश्व के परिस्थिति को देखें तो आर्थिक, सैनिक, स्ट्रेटेजिक तरीके से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? कोरोना महामारी के बाद क्या दुनिया, लोग कहते हैं, बदल जाएगी? आपको क्या लगता है भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं भी मानता हूं दुनिया बदलेगी। पोस्ट कोविड दुनिया में मोदी जी के नेतृत्व में भारत की युवा शक्ति भारत को बहुत आगे ले जाएगी, चाहे कूटनीतिक स्तर पर हो, चाहे सामरिक स्तर पर हो, चाहे अर्थतंत्र के क्षेत्र के अंदर हो। तीनों क्षेत्र के अंदर हम भारत का दबदबा भी बना पाएंगे और इस महामारी के कारण जो चैलेंज पूरे विश्व के सामने आया है, उसमें पूरे विश्व को भी आगे बढ़ने का रास्ता शायद भारत ही बताएगा। अब तक के कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि हमने जनशक्ति को जोड़कर जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के साथ लड़ाई लड़ी है, आने वाली अर्थतंत्र की दिक्कतों से उभरने की लड़ाई भी मोदी जी के साथ, मोदी जी के नेतृत्व में जनशक्ति को जोड़कर हम लड़ेंगे और जरूर सफल होंगे। अमित शाह जी, आपने लंबे समय के बाद हमको एक अच्छा सा लंबा इंटरव्यू दिया, कई बातों पर हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और जो आप काम आगे कर रहे हैं कोरोना के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दोनों चैनलों पर ये लाइव था। अमित शाह जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमित शाह जी, थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।